बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले जिक्र करेंगे कि अभी प्रोग्राम के आगाज़ से कुछ लम्हात कबल ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा दीगर भी शरीक थे। CEC कमेटी की उनके जो फैसले हुए उसके हवाले से आगाह किया गया है और उसमें कुछ अहम फैसले हुए हैं, जिसमें सबसे अहम मामला ये था कि ये कहा गया है कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शंस डिले करवाए जाते हैं तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस फैसले की मुखालफत करेगी। अगर कोई ये सोच रहा है तो वो ये सोचना बंद कर दे। इसके साथ साथ दीगर अहम फैसलों के हवाले से भी उन्होंने आगाह किया है, इसका भी जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज इमरान खान साहब ने लंबी चौड़ी कौम से गुफ्तगू की है, ख़िताब किया है वीडियो पे, और उन्होंने गुफ्तगू करते हुए सबसे ज़्यादा जोर दिया कि JIT के हवाले से जो अदम ताउन का उन पर इल्ज़ाम लग रहा है उस हवाले से भी, और JIT रिपोर्ट पर आज कुछ शुबात का इजहार किया गया। एक एडवोकेट जो है वो सामने आए, दाऊद साहब, और उन्होंने कुछ बातें की तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया, और फिर उन्होंने कुछ सवालात उठाए हैं और मुख्तदर हलकों से ये सवाल उठाए हैं। बाकायदा तौर पर उन्होंने ये कहा और ये भी बार बार उन्होंने इजहार किया कि उनको मालूम है किसने उन पर कत्ल की साजिश की थी, कौन उनको कत्ल करवाना चाहता था। इस पर हम बात करेंगे। इससे पहले वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज गुफ्तगू की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और मुफ्ती अब्दुल शकूर भी उनके हमरा थे। एक तो उन्होंने ये बताया कुरान पाक के तर्जमे के हवाले से कि एक सरकारी तर्जमा जो है वो मुरतब किया जाएगा और वो तमाम जो हमारे मदारिस भी हैं, स्कूल्स भी हैं, वहाँ पे भी और घरों को भी पहुँचाया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने इमरान खान साहब पे तनकीद की है और उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया है कि खान साहब को कोई गोली नहीं लगी, वो 2 नंबरी कर रहे हैं, जिसका जवाब आज इमरान खान साहब ने दिया। इसके साथ साथ हाफिज़ हमदुल्ला साहब की एक स्टेटमेंट सामने आई है। हाफिज़ हमदुल्ला जो कि JUIFA में एक नुमाया मकाम रखते हैं और मिनिस्टर भी रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि पंजाब में चाहे एतमाद के वोट का मामला आए या ना आए, अब साथ उन्होंने शुबात का भी इजहार किया कि एतमाद के वोट का शायद वक्त भी ना आए, शायद उसकी ज़रूरत ही पेश ना आए, मगर चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेंगे। ये क्या मंतक है, इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ आज के दिन के हवाले से हम बात करेंगे कि आज का दिन कश्मीरी जो है 5 जनवरी को हर साल हक़ खुद इरादियत के दिन के तौर पर इसको मनाते हैं, उनका भी जिक्र करेंगे। और इस मुल्क के मारूफ सियासी रहनुमा और पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जन्मदिन है, उनकी सालगिरह 95वीं सालगिरह जो है वो मनाई गई, उनका भी जिक्र करेंगे। साथियों से सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बहुत से ज़ाहिर है CEC में जो फैसले हुए उनके हवाले से उन्होंने आगाह किया है। वो एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं तमाम सियासी जमातें बैठकर उसको देखें। वो तमाम बातें अपनी जगह पे हैं, मगर ये इलेक्शंस का मामला, आपको पता है इलेक्शन ज़रा इसलिए अहम मामला भी है कि एक जानिब खान साहब हैं जो अर्ली इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, एक जानिब हुक्मरान इत्तेहाद है जो ये बात कर रहा है कि नहीं वक्त पर इंतखाबात होंगे। लेकिन आज पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि अगर कहीं ये सोचा जा रहा है कि इंतखाबात डिले हो जाएँ तो ऐसा ना सोचा जाए, पीपल्स पार्टी उसकी मुखालफत करेगी। ये क्या वजूहत है? देखिए, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास एक बहुत तवील अरसे के बाद हुआ है। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जिंदा थी तो हर 2 माह के बाद 3 माह के बाद इजलास कराती थी और मुल्क के बड़े अहम इशूज़ वहाँ डिस्कस होते थे। बहुत सीनियर लोग हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जिन्होंने कई मतलब मुश्किलात के दौर भी देखे, सियासत भी देखी, आमरीत का ज़माना भी देखा और वहाँ उन्होंने जद्दोजहद भी की। उसके आज बहुत जो है सारे लोग जब जमा हुए तो वहाँ ये सारे इशू डिस्कस हुए। अब जो बिलावल भुट्टो का आपने निशानदेही की जिस बात की, मैं समझता हूँ उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे 2-3 बातें अहम थी। एक तो उन्होंने ये बात जो कही, इसका मतलब ये है एतजाज़ कि कहीं ऐसा सोचा जा रहा है कि इंतखाबात जो हैं उनमें थोड़ी सी ताख़ीर हो जाए या कुछ ज़्यादा ताख़ीर हो जाए, या वो टेक्नोक्रेट्स का एक शोशा जो आया था जिसकी पाकिस्तान के आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। देखें, जब क्वेश्चन होते हैं, गुफ्तगू होती है, तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में हर तरह की बात होती है और बहुत खुल के बात होती है। तो ये बात कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई टेक्नोक्रेट्स का सेटअप के लिए हो या इसी हुकूमत को, इसी असम्बली को कहा जाए कि जी वो कुछ 1 साल के लिए आगे कर दिया जाए। तो उन्होंने ये कहा कि अगर कोई सोच रहा है तो ऐसा नहीं होगा, इंतखाबात वक्त पर होंगे। बिलावल भुट्टो जो वज़ीर ख़ारजा हैं इस हुकूमत का हिस्सा हैं और हुकूमत के मैं समझता हूँ दूसरे बड़े पार्टनर हैं। वो इस हुकूमत के क़याम के हवाले से मरकज़ी किरदार है बिलावल की जमात का और उनके वालिद का। तो इसका मतलब है उन्होंने जिस खदशात का इजहार किया है,
कहीं ये सोचा जा रहा है कि इंतखाबात जो हैं वक्त के से थोड़ा सा आगे तक कर लिए जाएं या कोई और सिलसिला ऐसा बना दिया जाए। मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने आज इसका इजहार कर दिया है कि अगर ऐसी कोई बात हुई तो फिर पीपल्स पार्टी उसकी मुखालफत अच्छा, करेगी। आम तौर पर पीपल्स पार्टी जो है वो इस तरह खुलकर सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में चीज़ों का इजहार नहीं करती। जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तमाम जमातों का और ये हुक्मरान इत्तेहाद का अहम जुज़ हैं, बल्कि मरकज़ी जुज़ हैं, तो ये बैठकर हमेशा इन मामलात को देखते हैं, तय करते हैं और उसके बाद फिर अनाउंसमेंट सामने आती हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईसी मीटिंग के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी को ये अनाउंस करने की और इन खदशात का इजहार करने की और ये बावर करवाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? एतजाज़ सेंट्रल एग्जेक्टिव में, क्योंकि ये सारे इशू डिस्कस हुए हैं और यकीनन मतलब जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने बहुत सारी और बातें भी बताई हैं मुझे कि हमारे सोर्स बैठे होते हैं ना साथ, कुछ ना कुछ बताते रहते हैं कि ये खदशात डिस्कस हुए हैं वहाँ। तमाम चीज़ें, तमाम इशू मुल्की और बैनुल-अक़वामी बहुत सारे अहम इशू पर डिस्कस हुए हैं और ये बात क्वेश्चन हुआ होगा चेयरमैन बिलावल से कि इस पे हमने क्या पॉलिसी देनी है, कौम को बताया जाए अगर ऐसा होता है। तो उस पर उन्होंने ये कहा कि जनाब हम तो इलेक्शन वक्त पर चाहते हैं, जिसकी वो मीडिया पे भी उन्होंने आके बात की कि जनाब ये करारदादें थी और ये करारदादें हमें मंजूर हुई। लेकिन बिलावल भुट्टो, जो क्वेश्चन आपका है, बिलावल भुट्टो को ये बात क्यों कहनी पड़ी, जो आप जरूरत क्यों सीधा आपका क्वेश्चन, इसका मतलब है कि वो महसूस करते हैं कुछ संजीदा मामला है कि कहीं ये सोचा जा रहा है कि इंतखाबात बर वक्त कराने की बजाय उनमें कुछ ताख़ीर की जाए, कुछ ताख़ीर की जाए और वो जो ताख़ीर है उसका उन्होंने, मैं समझता हूँ कि महसूस कर लिया होगा या उनके पास इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। तो वो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर कोई सोच रहा है तो हम उसकी हमायत नहीं करेंगे, हम उसकी मुखालफत करेंगे और इलेक्शन जो है वो वक्त पर होने चाहिए। अच्छा, अब इसमें ज़्यादा साहब, अभी जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं अभी भी ज़ाहिर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जारी है, उसमें सवालात और उनके जवाबात भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इसमें ज़ाहिर है जो अहम नुकता था वो तो बता दिया पीपल्स पार्टी ने। अब सवाल ये है कि इस हवाले से तो डायलॉग हो सकता था, नहीं चले, ज़रूरत क्यों पेश आई, ये मामला है। आपके इल्म में होगा, हमने अपने इसी प्लेटफॉर्म पे आज से 2 रोज़ कब जब हम तवानाई बचत पॉलिसी का भी इजहार कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे और इसके अलावा फिर इसाक डार साहब की स्टेटमेंट्स भी अगले रोज़ भी आई, तो उसमें एक राय, चूँकि ये सवाल आपसे मैंने किया और ये था कि अगर मुआशी सूरत हाल अच्छी ना हो तो फिर खान साहब जो अर्ली इलेक्शन की बात कर रहे हैं इस मुआशी सूरत हाल में मुमकिन नहीं है। तो मेरा ये सवाल था आपसे कि अगर उस वक्त मुआशी सूरत हाल ठीक नहीं होती, जब इंतखाबात का आईनी वक्त आ जाता है, तो उस वक्त भी क्या ये डिले हो सकते हैं? तो एक राय आपकी भी थी, शायद बहुत से लोगों को भी हो कि ऐसा मुमकिन है। तो क्या ये इसी ज़िमन में तो बात नहीं की गई, उसी बैकग्राउंड में तो बात नहीं की गई, एक राय जो है वो मौजूद है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो मुल्क की मुआशी हालत है उसको देखते हुए किसी वक्त भी कोई फ़ैसला हो सकता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है एतज़ाज़ जिसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये पॉलिसी या ये फ़ैसला इतने अरसे के लिए है। यहाँ आपको पता है कि मुख्तलिफ़ जो हैं वो ताकत के मुख्तलिफ़ क्वार्टर्स हैं, मुख्तलिफ़ जगह पे जो ताकत है, तो ताकतवर किसी वक्त कोई फ़ैसला कर सकते हैं कि जी आज करा दिए जाएँ, कल करा दिए जाएँ या ताख़ीर कर दी जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं डिस्कस होती रहती हैं चीज़ें, तो उनका इजहार फिर उन्होंने इस अंदाज में किया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक और बात भी की है जी। मैं कहता हूँ फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने आज जो बातें की हैं, जो करारदातें उन्होंने पढ़ के सुनाई हैं, उसमें 2-3 चीज़ बड़ी अहम बात थी। एक तो ये बात कि जी इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, जिसकी मैंने पूरी डिटेल बता दी। दूसरी एतजाज़ उन्होंने ये कहा कि दहशत गर्दों के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और जो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करेगा उनके साथ पार्लियामेंट को एतमाद में लेके और पार्लियामेंट को बताकर पार्लियामेंट के ज़रिए मुज़ाकरात होंगे, ना कि पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात होंगे। बिल्कुल तो ये भी एक बात है कि कोई पसे पर्दा मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहा है या कोई पसे पर्दा बातचीत कर रहा है, तो इस पर भी उन्होंने कहा है कि हम इसको नहीं मानेंगे। अच्छा, इसमें अब सॉरी टू कट यू, इसमें एक रोज़ कबल भी वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने यह कहा था कि टीटीपी से मुज़ाकरात की टेबल पर हम कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाएं, मगर पहली शर्त यह है कि वो हथियार फेंक दें, उसके बाद मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो ज़ाहिर है ये जो हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नून भी है और उनके वज़ीर दाखिला ये बात कर रहे हैं,
तो क्या ये समझा जाए कि अपने वजीर दाखिला को ये जवाब दिया जा रहा है, ये मामला कुछ और भी नहीं है? नहीं, ऐसे अपने वजीर दाखिला को नहीं, जो राना सनाउल्लाह खान ने बात की वो भी यही की है कि वो हथियार फेंक दें और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करें और उनसे बातचीत हो सकती है। इसी तरह बिलावल भुट्टो ने भी ये कहा है। आपको पता है ना कि अफ़गान इशू जो है वो आज से नहीं है एतजाज़, ये उस वक्त शुरू हुआ जब हमारे जर्नैलों ने, ज़िया-उल हक ने ये फ़ैसला किया, एक डिक्टेटर था ज़िया-उल हक, उसने ये फ़ैसला किया कि हमने जहाद अफ़गानिस्तान में जाना है। और अमेरिकन के कहने पे जब हम जहाद अफ़गानिस्तान में गए तो उसके बाद से मतलब बहुत सारे जो मामलात हैं वो हमारे जो कौमी सलामती के इदारे हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से वही हैंडल करते रहते हैं, चीज़ों को देखना, वो करना। लास्ट टाइम आपको पता होगा तस्वीरें भी आई थी, जनरल फैज़ हमीद साहब जो उस वक्त DGI थे, जब ये तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया, काबुल पर पहुँच गए तो वो वहाँ गए, उनकी तस्वीरें भी आई। और जब इमरान खान साहब ने कहा था कि उन्होंने ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं और ग़ुलामी ख़त्म कर दी, इस तरह के बयान भी दिए थे। तो ये उनका मतलब था कि अगर कोई इदारा या कोई इदारे का सरबराह या कोई बात करना चाहता है तो पहले पार्लियामेंट को ज़रूर बताया जाए। मैं आपको बताऊं कि आज सेनेट की डिफेंस कमेटी की मीटिंग थी और उस मीटिंग में भी ये वाले इशू डिस्कस हुए हैं और उन्होंने वहाँ भी क्वेश्चन किए हैं। आपके पास शायद जी, हम ब्रेक की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, फिर ब्रेक के बाद इस पर मजीद भी बात करेंगे। और अमेरिका की जानिब से भी ये स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। नेट प्राइस भी आज दूसरी मरतबा उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है पाकिस्तान अफगानिस्तान के इशू को लेकर, इस पर भी हम बात करेंगे और इसके साथ आगे भी बढ़ेंगे। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं कुछ अहम बातें बिलावल भुट्टो जरदारी ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC कमेटी में जो फैसले हुए उसके हवाले से आज सामने आई हैं, उसका हम जिक्र कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हम ये जिक्र कर चुके हैं कि इलेक्शन के हवाले से भी उन्होंने बात की है और इसके अलावा ज़ाहिर है और भी बहुत सी बातें की हैं, सिक्योरिटी का और अमन आमा का भी आपने जिक्र किया, कौमी सलामती का मामला भी डिस्कस किया, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक सियासी महाज पर जो फैसला किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC ने कि नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो अब किया जाएगा। तमाम सियासी जमातें जो है उनके साथ कंसल्टेंसी करके और सबको साथ बिठा के एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो सामने लाया जाए, या उस COD को जो पहले मौजूद था उसको रिव्यू किया जाएगा। तो इसकी क्या वजूहात हैं? पहले से 2 जमातों के दरमियान था, हालांकि उसमें भी वो एक APC हुई थी और उसमें भी पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातें मौजूद थीं। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि मुल्क में सियासत जो है वो की जाए, सियासत करना आपका हक है। सियासत करने का हक आपको पाकिस्तान का आइन देता है। पाकिस्तान के आइन के जो बानियान थे उन्होंने आपको हक दिया है कि जनाब आप ये करें, लेकिन आप ये नहीं कर सकते एतजाज़ कि आप ऐसी गुफ्तगू करें जिससे मुल्क को नुकसान हो, मुल्क की सलामती को नुकसान। अच्छा, इस पे कुछ मजीद भी बात करेंगे। जो आज पीपल्स पार्टी की CEC में फैसले हुए हैं, बड़े अहम फैसले हैं जिसके मुल्क की सियासत पर आने वाले दिनों में गहरे असरात मुरतब होंगे, इसलिए इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। जादरी साहब, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे थे। एतजाज़ मैं आपको बताऊँ, जो बिलावल भुट्टो ने बात की है, अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने कहा हम एक कमेटी बनाएंगे पार्टी की जो दीगर पार्टियों से बात करेगी। मैं समझता हूँ बाकी पार्टियाँ तो बात करने के तैयार हो जाएंगी, आएंगी टेबल पर। PTI को कौन लाएगा? PTI, इमरान खान साहब तो बैठने के लिए तैयार नहीं है और इमरान खान साहब के साथ जो मतलब हमारे मुल्तानी मखदूम हैं, वो अगर इमरान खान साहब की मर्ज़ी नहीं होगी, वो सियासत को समझते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब चीज़ों को समझते भी हैं, सियासत को भी समझते हैं, हालात को भी समझते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब इमरान खान साहब की मर्ज़ी नहीं होगी तो फिर कैसे मुमकिन है कि वो जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब आएँ। और अगर PTI बाहर होगी, एक नया कोई चार्टर आता भी है, तो उसमें इमरान खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि ये सारे चोर हैं, ये सारे डाकू इकट्ठे हो गए हैं और ये डाके मारने के लिए फिर वो जो उनका पहले बयानिया हैं वो बयानिया शुरू कर देंगे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी एक कोशिश करने जा रहे हैं जिसके इम्कानात नहीं लगते कि उसमें कामयाबी हो कि PTI उसमें आके टेबल पर बैठे, क्योंकि PTI किसी, देखें, पार्लियामान में आपको एतजाज़ अवाम ने मुंतखब करके भेजा है पार्लियामान के लिए। आप पार्लियामान में जाएं, पार्लियामान में उनके इशू डिस्कस करें। इमरान खान साहब अगर पार्लियामान में बैठे होते, आप यकीन करें ये हुकूमत जितनी कानून साजी की है शायद वो ना कर सकती। अब पार्लियामान में आप बैठे, पार्लियामान रोकें। देखें, कानून साजी जो होती है एतजाज़, वो पार्लियामेंट के अंदर होती है, वो सड़कों पर नहीं होती, लाहौर के लिबर्टी चौक पर नहीं होती। एक बात। दूसरी बात, आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक और बात कही है। उन्होंने ये कहा कि जनाब एक अदालती रेफरेंस आपको याद होगा, प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी साहब ने ये भेजा था कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस का जो फैसला है वो रिव्यू किया जाए, वो देखा जाए। और पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का
जो फैसला है उसको अदालती कत्ल कहते हैं। आज बिलावल ने भी ये बात कही। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जजेस जहाँ रात को अदालतें खुल जाती हैं, भुट्टो के लिए दिन को अदालतें खोल दी जाएं और वहाँ बात कर ली जाए कि क्या अगर कुछ हुआ था तो उसमें कोई फैसले को दुरुस्त करने में, या तो ये कह दिया जाए कि वो ठीक था फैसला, ठीक है, क्योंकि जस्टिस नसीम हसन शाह ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि जजेस पे दबाव था, वो भी मौजूद है सबूत के तौर पर। अगर ये कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ लोगों का गिला उतर जाएगा और लोगों को ये नहीं होगा कि जी फ़लाँ को इंसाफ मिलता है, फ़लाँ के लिए अदालतें रात को खुल जाती हैं। मैं समझता हूँ कि अदालत को और हमारे जजेस साहबान को इस भुट्टो रेफरेंस की जिसकी आज बात की बिलावल भुट्टो जरदारी ने, इसको भी डिस्कस देखा जाए, उस पर जो भी फैसला वो समझते हैं वो दे। जैसा कि बिलावल ने खुद कहा कि जो दाग है हमारी ऐसे इदारे पर वो धुल जाएगा और उसमें इंडिविजुअल का कसूर था, हम बतौर इदारा तो उसको ये नहीं ठहरा, बुरे इल्ज़ाम नहीं ठहराते। लेकिन इसके साथ अभी चूंकि बात हम कर रहे थे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से और आपने कहा कि ज़ाहिर PTI तो उसमें नहीं बैठेगी, अगर ये होता है तो फिर क्या ये जो PDM इत्तेहाद या हुक्मरान इत्तेहाद है क्या यही बैठेगा? और इसके साथ साथ चूंकि इससे पहले इसकी ज़रूरत के हवाले से भी जिक्र किया, उन्होंने कहा अगर तमाम सियासी जमातें वाकई संजीदा हैं कि इस मुल्क के मसाइल को वाकई हल किया जाए और वो ये चाहते हैं कि मुआशी मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, बड़े मसाइल का हमें सामना है, अगर वो हल करना चाहते हैं तो उसके लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो किया जाए और फिर उस पर अमल दरामद किया जाए। तो PTI ना भी हो तो क्या ये बाकी जमातें बैठ सकती हैं? बाकी जमातों के इम्कानात मौजूद हैं कि वो बैठ के कुछ अपने मुतालबात, कुछ अपनी चीज़ें उसमें करके बैठ सकती हैं। और उसमें मैं समझता हूँ एक आगे इलेक्शन आ रहा है, उसमें एक हम दायरा भी, इखलाकियात का एक दायरा भी बना सकते हैं कि जी यहाँ तक आपने जाना है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ यहाँ तक बातें करनी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिलावल भुट्टो की ये कोशिश कामयाब हो और इसमें PTI शामिल हो। PTI का क्योंकि इमरान खान साहब तो इनको चोर और डाकू कहते रहे, वो कैसे उनको कहेंगे जी बैठें और आप बात करें? यही पाकिस्तान की मैं समझता हूँ और ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि पॉलिटिकल पार्टियाँ टेबल पर नहीं बैठती, पॉलिटिकल पार्टी अपने फैसले खुद नहीं करती और फिर अदालतों में जाती हैं और फिर ये अदालतों पर एतराज़ करते हैं। ठीक है, इस पे मज़ीद भी बात करेंगे और आगे इमरान खान साहब ने बातें की उसका भी जिक्र करेंगे। और इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जो उनके हवाले से जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनको कौन कत्ल करवाना चाहता था, उन्होंने रिपीट किया है बुनियादी तौर पर कि उनको मालूम है कि उनको कौन कत्ल करवाना चाहता है। उनकी ओवरऑल गुफ्तगू का तो जो लुबे लुबाब हमें समझ आया है, सजातरी साहब आप वैसे बेहतर बताएंगे, जो जहाँ तक हम गुफ्तगू सुनते रहे उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है और उसमें वो बार बार एक तो बड़ी डिटेल से बताया कि किस तरह से वज़ीराबाद का वाक़या हुआ, किस तरह से दीगर मामलात हुए, किस तरह से DPO गुजरात ने ताउन नहीं किया, कैसे वो लड़के की, तमाम बातें अपनी जगह पे। लेकिन उन्होंने फिर वही कहा कि उनको मालूम था और अब भी मालूम है कि कौन उनको कत्ल करवाना चाहता है। एतजाज़ इमरान खान की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके TV इंटरव्यू और उनके इक़्तिदार से बाहर जाने के बाद जो उन्होंने एक बयानिया बनाया है, मैं समझता हूँ वो ऐसा बयानिया हैं जिससे समाज बिखर सकता है। उनके बयानी से मुझे ऐसे लग रहा है कि वो समाज बिखरने की तरफ जा रहा है। समाज में बहुत तकसीम हो रही है और बिखरता समाज जो है वो मैं समझता हूँ कि कोई अच्छा नहीं होता, ना मुल्क के लिए, ना ही सियासत के लिए और ना ही कौमी सलामती के लिए। बिल्कुल सही। ये बिखरता समाज जो है ये हमारे लिए मसाइल पैदा करेगा। खान साहब को भी अपने बयानिए पर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान में सियासत करनी चाहिए, पॉजिटिव अंदाज में सियासत करनी चाहिए, एक तो ये बात है। और ये जो उनका बयानिया है, इस बयानिए में कोई यू टर्न उनको लेके आना चाहिए। खान साहब ने जो बातें की, एतजाज़ में यू टर्न तो पहले तनकीद पे तनकीद करते हैं तमाम लोग, फिर वो आप यू टर्न का मशवरा दे रहे हैं। मैं आपको अर्ज़ करूं कि मैं 1985 से जर्नलिज्म में हूं और 85 से मैं ये देख रहा हूं ज़िया-उल हक़ की गैर जमाती इलेक्शन, जब गैर जमाती इंतखाबात हुए और असम्बली आई, उस वक्त से आज तक पाकिस्तान में एक मैं समझता हूँ रवायत समझ लें, रिवाज समझ लें या ज़रूरत समझ लें कि मैं MNA हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने इलाके में जो पुलिस वाले हैं वो अपनी मर्ज़ी से लगवाऊँ, ठीक है। अगर कोई मिनिस्टर है तो मिनिस्टर कोशिश करेगा कि अपनी मर्ज़ी से पुलिस के अफसरान को वहाँ लगवाए, ठीक है। DC कमिश्नर और पुलिस वाले, ये एक वो है। और गुजरात का मैं आपको ये अर्ज़ करूँ, ये बड़ा एक आपको मैं वाक़या इस पे वाक़े के वाले से ज़रा बात करते हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हम जिक्र कर रहे हैं इमरान खान साहब का जो आज गुफ्तगू सामने है, उनका वो बयानिया जिसको उन्होंने दोहराया है। साथी साहब, आप ब्रेक से पहले कुछ एक वाक़े का जिक्र करना चाह रहे थे गुजरात के हवाले से। मैं आपको अर्ज़ करूं कि
आपको याद होगा जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, ये उस वक्त का बड़ा अहम एक वाक़या आपको सुना, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब नाहिल हो गए तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने तलाश शुरू कर दी कि बनना वज़ीर आज़म ने यहाँ किसको बनाना है। गिलानी गिलानी साहब और जरदारी साहब चाह रहे थे मखदूम शाह को बनाना, उन पर एक केस पड़ गया, वो हट गए, तो फिर राजा परवेज़ शरीफ साहब आ गए। लेकिन कुछ दोस्त ये भी थे जिनकी ख्वाहिश थी कि वो कमर ज़मान कायरा को बनाया जाए, लेकिन कायरा साहब की जो ख्वाहिश थी, ये कोई गुजरात वालों का मेरे ख्याल में मसला भी है, कायरा वालों साहब की ख्वाहिश थी कि वो वज़ीर दाखिला बन जाएँ। पुलिस को कंट्रोल करना ज़रा ये ख्वाहिश रहती है गुजरात वालों की, ये वाक़या मैंने इसलिए सुना है। और फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब जिन्होंने सारी सियासत ही पुलिस थाना कचहरी के हवाले से की है, ये कैसे मुमकिन है कि वो जो गुजरात का DPO है वो मेरा और आपका आदमी लग जाए, या वो शहबाज शरीफ का आदमी हो, उनका हल्का, उनका इलाका। इसका मतलब ये है कि वहाँ DPO जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का था नहीं, बल्कि उनका कोई ख़ास आदमी था, ठीक है। और मैं एक दफ़ा चौधरी परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू करने गया एतजाज़, तो मैं आपको बताऊं, जो अभी आमिर जुल्फ़िकार साहब लगे हैं IG पंजाब, ये चौधरी साहब के पास बैठे हुए थे और चौधरी साहब के बहुत करीबी आदमी हैं IG पंजाब जो हैं, यहाँ भी रहे इस्लामाबाद में भी। सही, बिल्कुल सही। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक गुजरात का DPO जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की बात ना माने और वो कहें जी ये बात नहीं मैं मानता और वो नहीं मानता, और चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो इमरान खान साहब को कहें कि जी वो DPO मेरी बात नहीं मानता, ये कैसे मुमकिन है? आप मेरे ख्याल में आज खान साहब ने जो गिला शिकवा किया है कि जनाब DPO ने बात नहीं मानी, हमारे नीचे था और हमारी हुकूमत में था और वो नहीं मान रहा था, तो ये वो सारी मेरे ख्याल में तो खान साहब की वज़ीर आला पंजाब, उनके अपने वज़ीर आला पंजाब ने नहीं मानी। आपको याद होगा पहले तो वो मशवरे देते रहे कि आप FIR जो है वो इस तरह जिस ज़िमन में आप कटवाना चाह रहे हैं वो नहीं होगी, फिर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, आपके तो वज़ीर आला ने हाथ खड़े कर दिए, DPO तो बहुत बात का मामला है। मेरे ख्याल में ये शिकवा उनको अपने वज़ीर आला से करना चाहिए। देखें, मैं ये समझता हूँ कि उनका शिकवा वज़ीर आला से ही था, और आज वो अपने आप को एक बेबस इंसान के तौर पर कौम के सामने पेश कर रहे थे कि मैं एक बेबस आदमी हूँ। भाई अगर आप बेबस हैं तो आप चीफ मिनिस्टर तब्दील करें, अपनी पार्टी का लें, आपको जो एडवाइज़र है चीमा साहब जो हैं, वो सरफराज चीमा साहब जो हैं, उनको आप लें, उनको आप बनाएं, उनको कहें भाई करे, कोई और DPO लें, कोई और IG लें। बात ये है कि एक काम कोई भी पुलिस अफसर हो जी, चाहे वो DPO हो IG हो, वो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक काम करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान के आइन और कानून से बाला होकर और PTI का DPO बनकर खान साहब की ख्वाहिश पर जो है नॉमिनेटेड FIR जो करे, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या आपने पाकिस्तान को एक आइन के मुताबिक चलाना है या अपनी मर्जी से चलाना है? यहाँ कोई शहनशाहियत है? यहाँ अदालतें मौजूद हैं, यहाँ कानून मौजूद है, यहाँ पार्लिमान मौजूद है, यहाँ सूबे की असम्बली मौजूद है, सूबे का चीफ मिनिस्टर और आपका चीफ मिनिस्टर है। आप कहें ना उसे, वो कहें। और अगर अब तो JIT कर रही है, अगर आप बेबस हैं, अगर आप बेबस हैं और बेबसी का अपना रोज रोना जो है वो कभी TV चैनल्स को कोई इंटरव्यू दे के कर रहे होते हैं, कभी कौम से खिताब करके कर रहे होते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं, कभी यूट्यूबर से करते हैं, तो बाबा आप रिजाइन कर दें, उनको कहें कि चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर दे, कोई और चीफ मिनिस्टर आ जाए जो अगर बेबस आपने लगाया हुआ है। आपने गिला जो है चौधरी परवेज़ इलाही से जो करना होता है वो आप कौम से कर रहे होते हैं और कौम को आप कौम के सामने कर रहे होते हैं। मैं बहुत मजलूम हूँ, और भाई आपकी हुकूमत है पंजाब में, सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान जो वो बात कर रहे थे ज़ियातरीन साहब, वो आप भी समझते हैं, हम भी, कि थोड़ा थोड़ा समझ हमें भी जो है वो आ जाती है और अवाम भी समझती है, उनके वर्कर भी समझते हैं वो किसको गिला कर रहे थे, वो DPO को कर रहे थे, वो वज़ीर आला पंजाब को कर रहे थे, या आखिर में जो उन्होंने बाकायदा तौर पर इजहार किया उनको कर रहे थे। अब सवाल ये है, खान साहब की ये बात अपनी जगह पर, लेकिन खान साहब ने जो लंबी चौड़ी आज बात की है, आज ये लग रहा था कि उन्होंने जवाब दिया है, जवाब दिया राना सनाउल्लाह साहब को। राना सनाउल्लाह साहब ने आज, अभी JIT की रिपोर्ट तो नहीं आई, अभी JIT चल रही है और वो वफाकी वज़ीर दाखिला है, उनकी बात को संजीदा लिया जाता है। वो ये बात कर रहे हैं कि उनको तो कोई गोली वोली लगी नहीं थी, उन्होंने 2 नंबरी की है और वो झूठ बोल रहे हैं। तो जाहिर है इस तरह की जब स्टेटमेंट एक वज़ीर दाखिला की जानिब से आएगी तो फिर रिएक्शन तो बनता है। नहीं, देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, जो बात राना सनाउल्लाह साहब ने की है वो की है जो उनकी रिपोर्ट आई ना सामने, उस रिपोर्ट में ये बताया गया है, मीडिया पे चल रही है वो बात, कि खान साहब को डायरेक्ट गोली नहीं लगी, खान साहब को इनडायरेक्ट चीज़ें लगी हैं। वो जो जिस कंटेनर पे वो मौजूद थे, वहाँ जो वो चादर लगी हुई थी लोहे के वो टुकड़े लगे हैं और गोलियाँ आके उसमें लगी हैं, और वहाँ से वो लोहे के ज़र्रात जो हैं
धाती ज़रात कह लें आप उनको, वो खान साहब की टांगों पे लगी हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं हमें 3 गोलियां लगी हैं, फवाद चौधरी साहब ने कल कहा ना, फवाद चौधरी कहते रहे, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट में तो यही बताया गया है ना, जो मीडिया पे चलती भी रही हैं, कि वो जो लोहे के टुकड़े हैं वो खान साहब को लगे हैं, डायरेक्ट गोली ने हिट नहीं किया। अच्छा, अब ये बात वजीर दाखिला कह रहे हैं, आप खान साहब को होना तो ये चाहिए था कि जिस वक्त खान साहब पर ये अटैक हुआ और खान साहब ज़ख्मी हुए, खान साहब को फौरी तौर पर वज़ीराबाद के हॉस्पिटल में जाना चाहिए था, सरकारी हॉस्पिटल में। आपको पता है ना कि मेडिकल सर्टिफिकेट जब बनते हैं तो आपको सरकारी हॉस्पिटल वाला माना जाता है, प्राइवेट वाला कोई नहीं मानता। खान साहब जो हैं उनको यहाँ से बजाय वज़ीराबाद के लाहौर ले जाया गया, और लाहौर उनको शौकत खानम जो उनका अपना प्राइवेट हॉस्पिटल है उसकी रिपोर्ट तो कोई नहीं मानेगा ना। जब सरकारी हॉस्पिटल में शुरू से इनसे जो गलतियां हुई कि वहीं वज़ीराबाद लेके जाते, तो जेआईटी ने किस बुनियाद पर ये रिपोर्ट दी है कि उनको ये लोहे के टुकड़े लगे हैं? क्या उन्होंने खान साहब को चेक किया या क्या उन्होंने शौकत खानम से ये रिपोर्ट ली? जाहिर है ये भी तो जो मालूमात उन्होंने जमा की है ना, उस मालूमात की बुनियाद पर ही किए होंगे ना। देखें, बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक डायरेक्ट गोली लगना और एक इनडायरेक्ट लगना, कोई ज़रात लग जाना, उसमें फ़र्क है। तो ये बात ऐसा नहीं कि खान साहब नहीं, खान साहब तो कह रहे हैं जितना उनको वजीराबाद की सरकारी अस्पताल पर एतमाद था उतना ही जेआईटी पे, मतलब दूसरे लफ्जों में यही बात सामने आई है। अब हर चीज़ तो खान साहब को शौकत खानम की तरह नहीं फराहम की जा सकती ना, कि खान साहब जो कहें वही होगा। देखें, पाकिस्तान में, इस मुल्क में 2 मरतबा वज़ीर आज़म रही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, 2 मरतबा रही जी, ठीक है, और मुल्क की बड़ी लीडर थी, इंटरनेशनल लीडर थी, पाकिस्तान की पहचान थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर जब हमला हुआ और वो शहीद हुई तो उनको सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया। मरी रोड पर वो हॉस्पिटल है, उसका नाम अब बेनज़ीर हॉस्पिटल रखा गया, बिल्कुल सही, वहाँ रखा गया, वहाँ उनको देखा गया और वहाँ उनकी मौत का बाकायदा डॉक्टरों ने ऐलान किया। ये तारीख है, बिल्कुल सही। तो खान साहब जो हैं वो क्यों नहीं सरकारी हॉस्पिटल में गए और वहाँ उन्होंने जाके जब सरकारी डॉक्टर देखते और वो ये बताते, गवर्नमेंट तो पंजाब में इनकी थी ना, पीटीआई की थी, अब इनको अपने इदारों पर और अपनी जो सूबाई हुकूमत है उसके डॉक्टरों पर, उनके अस्पतालों पर अगर खान साहब को एतमाद नहीं है तो फिर शौकत खानम का जो एतमाद उनको हासिल है या जिस पर वो एतमाद करते हैं वो हुकूमत तो नहीं मानेगी ना। देखें, पाकिस्तान को मैं बार बार ये कहता हूँ एतजाज़ कि हमने पाकिस्तान को पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक चलाना है। ये नहीं हो सकता कि खान साहब प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं और कहीं जी वो रिपोर्ट भी आप माने, और जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो फिर वो रियासत मदीना की बात करते हैं, रियासत मदीना के हुक्मरानों की बात करते हैं, कहते हैं जी उसी मॉडल पे बनाने जाए, तो फिर इस तरह नहीं होता। ये तबकाती निज़ाम है कि जनाब आप शौकत खानम में चले जाएं, गरीब आदमी जो है वो वहाँ वज़ीराबाद के हॉस्पिटल में जाए, फिर आप वहाँ जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी डॉक्टर जो लिख के देते, जो उस वक्त रिपोर्ट आती, वो मैं समझता हूँ बिल्कुल काबिल कबूल होती है। अच्छा चलें, अब ये तो बात है, वो टेक्निकल मामलात थे जिसकी वजह से आपने पहले भी डिस्कस किया, आज भी फिर जाहिर है चूँकि खान साहब ने उस पर बात किया, वो डिस्कस हो रहा है। सवाल ये है कि खान साहब जिनको ब्लेम कर रहे हैं, 3 नामों का वो पहले जिक्र करते रहे, आज भी उन्होंने 3 नाम लिए हैं। उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उन पे एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया है, और उन्होंने कहा है कि वो बॉक्सर ने, आबिद बॉक्सर ने जिस तरह से बातें की वो हवाला दिया। फिर राना सनाउल्लाह साहब को उन्होंने फैसलाबाद का बड़ा कातिल करार दिया है। फिर उन्होंने दीगर नाम भी लिए हैं, बिलखुसूस उन्होंने इदारों के हवाले से भी बात की है। क्या बुनियादी तौर पर मेरा सवाल ये है कि आज खान साहब की इस कॉन्फ्रेंस का या इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का या वीडियो खिताब का मकसद क्या था? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, जो आपने बात की खान साहब की, वो सारी कि खान साहब ने ये भी कहा और रिपोर्ट का हवाला भी दिया, राना साहब को भी ये बात की। खान साहब 4.25 साहब इस मुल्क के वज़ीर दाखिला रहे हैं ना, वज़ीर आज़म रहे हैं। खान साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं और वज़ीर दाखिला भी उनका था, हुकूमत भी उनकी थी, पंजाब में वो जो वसीम अकरम प्लास भी उनका था, ठीक है। तो उस वक्त अगर राना सनाउल्लाह साहब के ख़िलाफ़ कोई मुकदमात थे, उनकी इंक्वायरियाँ क्यों नहीं कराई गई और उनको उस वक्त क्यों नहीं सज़ा दिलवाई गई? फिर उस वक्त तो सारी हुकूमती इदारे भी इनके हाथ में थे ना। मॉडल टाउन का हवाला दिया तो आप उनके कातिलों को पकड़ते। मॉडल टाउन का बहुत जिक्र करते हैं, वो सारा अदालतों में गया, कुछ साबित नहीं हो सका, तो उस वक्त आप साबित करते। उस वक्त खान साहब को एतजाज़ मैंने या आपने या किसी ने रोका हुआ था? जब हुकूमत आपके पास, सारी इदारे आपके पास, वजारत दाखिला आपके पास, चीफ मिनिस्टर पंजाब वसीम अकरम प्लास बुज़दार साहब आपके पास, हर चीज़ थी, तो आप साबित करते ना।
जब कुछ साबित नहीं हो सका तो आपने राना सनाउल्लाह खान पर 20 किलो हेरोइन डलवा दी। चलें, ये तो हो गया। अब आपने जी सुने 20 किलो हेरोइन डलवा दी, और वो आजकल वजीर मुझे नजर नहीं आ रहा जो कह रहा था अल्लाह को जान देनी है, हाँ जी, वो सारी बातें किधर गई? आप साबित करते ना अदालत में। मैं ये कहता हूं आप कहते हैं कि आज बात करने का क्या फायदा, आपके पास वक्त था, आप उसको साबित करते, आप उनको सजाएं दिलवाते, ठीक है। अब ये तो अपनी जगह पे है, लेकिन आपने पंजाब का जिक्र छिड़ा है, तो पंजाब का जिक्र तो चल रहा है। अभी हम सिर्फ पंजाब के वज़ीराबाद की बात नहीं करते, ज़रा पंजाब के लाहौर का भी जिक्र करें, वज़ीर आला पंजाब के एतमाद की भी बात करें। आज हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने जो बात कर दी उसकी क्या मंतक है वो मैं समझना चाह रहा हूँ, उस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम जिक्र कर रहे हैं कि हाफिज़ हमदुल्ला साहब की जो स्टेटमेंट सामने आई है उसकी हम बात करेंगे। और हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि परवेज़ इलाही 9 जनवरी तक एतमाद के अवार्ड लें, खान साहब कोशिश कर लें, उसके बावजूद भी वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। सयातरीन साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, और ब्रेक से पहले हम इस पर बात कर रहे थे कि ये हाफिज़ अब्दुल्ला साहब क्या कह रहे हैं, क्या एतमाद के वोट की नौबत नहीं आएगी, क्या मामला होगा? एजेंडे पे नहीं है जो इजलास तलब किया गया पंजाब का, मगर उसके बावजूद भी जब आप मुझसे ये सवाल कर रहे थे एतजाज, तो ज़ेरे लब मुस्कुरा भी रहे थे, ठीक है ना? तो मैं समझ रहा था कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। देखें, झूठ पहले भी बोला जाता था, झूठ आज भी बोला जाता है। उस वक्त झूठ झूठ होता था, आज झूठ सियासी बयान होता है। अच्छा, झूठ पहले भी बोले जाते थे, ठीक है। जैसे डाके पहले भी मारे जाते थे, डाके आज भी मारे जाते हैं। डाकू पहले भी होते थे, डाकू आज भी हैं, लेकिन पहले डाकू डाकू होते थे, आज डाकू कुछ और होते हैं। तो मतलब आप वही बात कर रहे हैं, खान साहब कर रहे हैं, आपने डाकुओं का जिक्र किया है, तो अब जरा फीलिंग आती है आपको माजी और हाल की जरा बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सियासत में ये चलता है। अगर ये बयान दिया होता आसफ अली जरदारी साहब ने, फिर इस पर मैं आपको वजह भी बताता कि जनाब ये है, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं। सही। उन्होंने बहुत पहले कहा था बलूचिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा था उससे पहले हम मुशर्रफ को निकाल देंगे, ऐवान सदर से, वो निकाल दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान को निकाल देंगे, वो निकाल दिया। ये हाफिज़ हमदुल्ला साहब जो हैं, आपको पता है कि JUI मौलाना फजलुर रहमान साहब की तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनकी आजकल सेहत ठीक नहीं है, तो ये JUI और PTI का तो बहुत ज़्यादा जो है वो मैं समझता हूँ महाज़ खान साहब तो सारी जमातों को निशाने पर रखा हुआ है। तो इस हवाले से वो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये ऐसा नहीं होगा, ये वज़ीर आला नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है उनके पास कोई प्लान हो या उनके कोई इल्म में हो। अगर तो कोई पस पर्दा बातचीत हो रही है, और अगर वो पस पर्दा जो हो रही है, कुछ बातें चल रही हैं, वो बातें ऑन एयर कहना नहीं चाहता, अगर वो बातें कामयाब हो गई जो पस पर्दा हो रही हैं, तो फिर शायद वज़ीर आला परवेज़ इलाही रहें। और अगर वो बातें नहीं ना बन सकी, ये तो कह रहे नहीं रहेंगे, मैं अर्ज कर रहा हूँ, हाफिज़ साहब तो कुछ और ही बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, अगर वो बातें कामयाब ना हुई, वो मामला तय ना हुए जो होने करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर ये बात दुरुस्त है कि फिर परवेज़ इलाही साहब का जी का जाना ठहर गया, सुबह गया कि शाम गया। बहुत सारे PTI, वो जितने आज भी कोई एक आधा आज़ाद मेंबर उनके पास था, वो जितने मर्जी जमा कर लें, PTI के 5 से 10 लोग उस दिन, जिस दिन एतमाद के वोट का अमल शुरू होगा, उस दिन ऐवान में नहीं आएंगे। 5 से 10 लोग जो हैं वो कहीं इधर। अच्छा, नहीं, वो तो एतमाद का वोट है ना, ये एतमाद का वोट खबर ही रहेगी, वो कह रहे हैं एतमाद का वोट सिर्फ खबर ही रहेगी। सवाल ये है उससे पहले क्या कहीं और से कोई और बात आ सकती है, क्योंकि ये कोर्ट में भी गए हुए हैं, दीगर मामलात भी हैं, आप सब किस जानिब इशारा कर रहे हैं। एतमाद के वोट तो समझ आता है, चलें मेंबरान आगे पीछे हो गए और उनके नंबर पूरे नहीं हुए, वो नहीं रहे, वो बात समझ आ सकती है, चलें। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, या जो हमारी समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको अर्ज करूँ, ऐसी बात नहीं है। सियासत में फिर इस किस्म के बयानात तो दिए जाते हैं ना जी, सियासत में ये बताया जाता है कि जनाब फिर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, और आप जो कुछ कर लें फिर भी आप वज़ीर आला नहीं होंगे। लेकिन उनके सामने जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, कोई PTI का आदमी नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब बहुत ज़िरक आदमी है, पाकिस्तान की सियासत को बहुत बारीक बीनी से समझते हैं, और फिर पाकिस्तान के जो बड़े ख़ानदान हैं, सियासी ख़ानदान, उनसे उनके ज़ाती ताल्लुकात हैं, ठीक है। तो ये चौधरी साहब जो हैं कोई, और फिर चौधरी शुजात साहब भी आपको पता है आजकल खामोश हैं, कोई परवेज़ इलाही साहब के ना हक़ में बयान दे रहे हैं, ना उनकी मुखालफत में कोई जा रहे हैं, तो वो भी कोई मामला कर सकते हैं। मामला नहीं होगा तो फिर चौधरी, वो ठीक कहते हैं हमदुल्ला साहब कि फिर चौधरी परवेज़ इलाही नहीं रहेंे। चलें, अब इसके साथ साथ ज़रा बात कर लें, चूँकि वक्त भी अपने अख्ताम के करीब है, आज के दिन के हवाले से। आज यौम कश्मीर भी है, हक़ खुद इरादत का दिन कश्मीरी मनाते हैं 5 जनवरी का। ये हर साल जो है
वो इस यौम को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन वो करारदाद जो है वो ये तय हुआ था कि उनको हक़ खुद इरादियत दिया जाएगा। तो इस पर ज़रा एक कमेंट कर दीजिएगा। एतजाज़, आज के दिन जो है मैं समझता हूँ अक़वाम मुत्तहिदा ने ये कहा इंडिया और पाकिस्तान को कि कश्मीरियों को कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक फ़ैसला करने दिया जाए। ठीक है जी, ठीक है कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, दोनों तरफ के कश्मीरी, आर वाले पार वाले भी, और उन कश्मीरियों को ये फ़ैसला करने का अख्तियार दे दिया जाए कि वो कहाँ रहना चाहते हैं, किस मुल्क के साथ रहना चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश क्या है। इसके लिए वो बेचारे पिछले 50 साल से लगे हुए हैं कोशिश करते हुए, लेकिन जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो ताकतवर मुल्क हैं, जिसमें अमेरिका मैं समझता हूँ नंबर 1 पे जा रहा है, वो मुल्क कोशिश कर रहे हैं कि ये जो करारदाद मंजूर हो चुकी है इस पर अमल दरामद ना हो। सही है जी, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान भी कोशिश करता है, पाकिस्तान दूसरे मुस्लिम मुल्कों को भी कहता है कि कुछ कोशिश कर ली जाए, लेकिन ऐसा होता मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। कोई दुनिया में बड़ी तब्दीली हो जाए तो फिर है, लेकिन हमारी हमदर्दियाँ कश्मीरियों के साथ हैं और हम ये आवाज़ उठाते रहेंगे, हम बिल्कुल ये सही आवाज़ है, उठाते और हर रहेंगे। फोरम पे उठाते भी हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का भी आज जन्मदिन था, यौम सालगिरह जो है वो मनाया गया, और उनके हवाले से भी ज़ाहिर है मुल्क भर में पीपल्स पार्टी के जियाले भी और दीगर लोग भी जो हैं वो आज उन्होंने केक भी काटे हैं, तकरीबात का एहतमाम हुआ है। मगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए। मैं समझता हूँ जुल्फ़े के वक्त में गुंजाइश नहीं है एतजाज़, वरना भुट्टो साहब पे तो बहुत बोला जा सकता है। आप किसी डिपार्टमेंट को उठा कर देखें, नीचे से पता चलेगा भुट्टो साहब ने बनाया। यूनिवर्सिटियाँ भुट्टो साहब ने बनाई हैं, और हेल्थ का जो निज़ाम है भुट्टो साहब, आइन भुट्टो साहब ने बनाया। ये जो शनाख्ती कार्ड है ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किए, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे लीडर वो फिर सदियों बाद पैदा होते हैं। भुट्टो साहब एक बड़े लीडर थे, और मैं समझता हूँ आज की पीपल्स पार्टी को उनको फॉलो करना चाहिए। आप समझते हैं कि उस मंशूर में है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहला मंशूर दिया था, जिसके बाद वो पॉपुलर हुए थे 70s में, 67 में, वो जिसमें सोशलिज्म उन्होंने कहा। आज की पीपल्स पार्टी के जो लीडर हैं वो ज़रा शर्मिंदा होते हैं अगर उनसे सोशलिज्म की बात की जाए। वो भुट्टो साहब के मंशूर से अब दूर हो चुके हैं। तो जो आपने कहा कि आज की पीपल्स पार्टी और भुट्टो की पीपल्स पार्टी में बहुत फ़र्क पैदा हो गया है, और उनको इसको ब्रिज करना चाहिए। तवक्को की जा सकती तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मौजूदा हालात में भी कम से कम उन लीडर्स ने की जो बेहतर इकदाम थे उनको ज़रूर आगे लेकर चलें। इसी के साथ ही एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। पीर को फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।